आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है ऊर्जा अवस्थाओं के घनत्व को समझाइए। चलिए हम इसका आंसर देते हैं। यहाँ पे लिखा है ऊर्जा अवस्थाओं के घनत्व को समझाइए। तो ऊर्जा अवस्था को हम EN से डिनोट करते हैं। EN जो होता है इसको हम बोलते हैं ऊर्जा अवस्था। ऊर्जा अवस्था N के लिए 1 रखेंगे तो प्रथम ऊर्जा अवस्था क्या होगा, N को 2 रखेंगे द्वितीय ऊर्जा अवस्था होगा। इससे EN का जो फार्मूला होता है ये आप याद रखिए, ये होता है h² / 2m n/2l का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला का आप याद रखिए, EN का फार्मूला, EN को हम बोलते हैं ऊर्जा अवस्था। यहाँ पे लिखा है ऊर्जा अवस्थाओं के घनत्व को समझाइए। तो ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व है ना, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व। ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व को समझाना है। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है EN का। EN को हम ऊर्जा अवस्था कहते हैं। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। तो एकांक ऊर्जा परास में, एकांक ऊर्जा परास में, एकांक ऊर्जा परास में ऊर्जा स्तरों की संख्या को, ऊर्जा स्तरों की संख्या को ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व कहते हैं। एकांक ऊर्जा परास में ऊर्जा स्तरों की संख्या को ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व कहते हैं। ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व कहते हैं। इसे ZEN द्वारा व्यक्त करते हैं, व्यक्त किया जाता है। तो ZEN क्या होगा, एकांक ऊर्जा परास में ऊर्जा स्तरों की संख्या। तो ZEN का फार्मूला आप लिख लीजिए। ZEN जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व, इसका फार्मूला होता है DN/DEN। ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। तो ZEN को हम बोलते हैं ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व और इसका जो वैल्यू होता है DN/DEN होता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि EN = h² / 2m n/2l का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, EN का फार्मूला। अब यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू n, मतलब DEN/DN निकालें तो यह जाएगा h² / 2m और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2n/2l इंटू 1/2l। क्योंकि डिफरेंशियल n के रिस्पेक्ट में है तो 2 सामने आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n/2l और n/2l का भी डिफरेंशियल होगा तो 1/2l आएगा। इस प्रकार से DEN/DN इसका वैल्यू आएगा, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा NH² / NH²। यहाँ पे 2m है, यहाँ 2l है, 1 to 1 कैंसिल हुआ है तो 4 यह जाएगा आपका 4m और l × l l², 4m l² होगा, है ना। तो ये DEN/DN का वैल्यू है। अगर हम DN/DN निकालें ये पलट जाएगा, 4m l² अपान आएगा NH², 4m l² अपान NH²। तो ये कहलाता है एकांक परास में अवस्थाओं की संख्या, जिसको हम ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व कहते हैं। इसी को हम कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए अतः ZEN जिसको हम ऊर्जा अवस्था को घनत्व कहते हैं, जिसको हमने बताया था DN/DN आएगा, इसका जो वैल्यू होता है 4m l² / NH²।
फार्मूला याद रखिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व। आगे लिखते हैं प्रत्येक ऊर्जा स्तर में प्रत्येक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के लिए प्रत्येक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के लिए घूर्णन S ये +1/2 एवं S की वैल्यू -1/2 के संगत दो क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा ZEN है 2 टाइम्स आ जाएगा, इसका 2 टाइम्स इसका अतः ZEN जो है यह आएगा 2 × dN/dN 2 टाइम्स होगा। 2 टाइम्स इसलिए होगा क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के लिए घूर्णन S का जो वैल्यू है, घूर्णन क्वांटम संख्या जो S की वैल्यू है 1/2 एवं -1/2 2 वैल्यू होती है। इसी कारण इसके संगत 2 क्वांटम संख्या आएंगी, 2 टाइम्स आएगा, मतलब ZEN का वैल्यू आ जाएगा 2 × 4mL²/NH²। तो 2 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 2 × 4 करेंगे तो आ जाएगा 8m, ये हो जाएगा 8mL²/NH²। ये आप याद रखिए, है ना। ये है ये है ऊर्जा अवस्थाओं के घनत्व, ठीक है। तो लिख लीजिए अतः ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व ZEN बराबर 8mL²/NH² होता है, ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, अगर इसको डायग्राम से समझाएं तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये डिनोट कर रहा है ऊर्जा को, जिसको हमने EN नाम दिया है, ये ऊर्जा को व्यक्त करता है। और ये जो लाइन है ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व, जिसको हमने ZEN कहा है, ये ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व है और ये है ऊर्जा EN। तो इनके बीच का जो ग्राफ है इस प्रकार से बनता है, ये ऐसे, है ना। ये वाला ग्राफ हमें मिलता है, इसको याद रखिए, इस प्रकार ग्राफ में मिलेगा, ठीक है। ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व है। इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्रोनिग-पेनी मॉडल के आधार पर क्रोनिग-पेनी मॉडल के आधार पर क्रोनिग-पेनी मॉडल के आधार पर चालक, अर्धचालक, चालक, अर्धचालक एवं कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रोनिग-पेनी मॉडल के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए तो अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। हम इसका आंसर देते हैं। लिखो, ठोस पदार्थों को ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस पदार्थों को ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर
सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं कुचालक, चालक, अर्धचालक एवं कुचालक पदार्थों में विभाजित किया जाता है। कुचालक पदार्थों में विभाजित किया जाता है। तो हमने लिखा है ठोस पदार्थों को ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं कुचालक पदार्थ में विभाजित किया जाता है। आगे लिखिए, सभी परमाणुओं के अपने अपने अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। सभी परमाणुओं के अपने अपने अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। ऊर्जा स्तर होते हैं। सभी परमाणुओं के अपने अपने अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। जब बहुत से परमाणु, आगे लिखो, जब बहुत से परमाणु आपस में मिलकर ठोस पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब बहुत से परमाणु आपस में मिलकर ठोस पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो ठोस पदार्थों का निर्माण करते हैं तो सभी परमाणु के ऊर्जा स्तर आपस में मिलकर सामूहिक ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। तो सभी परमाणु के ऊर्जा स्तर, सभी परमाणु के ऊर्जा स्तर आपस में मिलकर सामूहिक ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। सामूहिक ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमने लिखा है जब बहुत से परमाणु आपस में मिलकर ठोस पदार्थों का निर्माण करते हैं तो सभी परमाणु के ऊर्जा स्तर आपस में मिलकर सामूहिक ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा स्तर को ऊर्जा बैंड कहा जाता है। तो जो सामूहिक ऊर्जा स्तर निर्माण करते हैं, इस प्रकार के ऊर्जा स्तर को ऊर्जा बैंड कहा जाता है। ऊर्जा बैंड कहा जाता है। इस प्रकार के ऊर्जा स्तर को ऊर्जा बैंड कहा जाता है। ऊर्जा स्तर के नीचे के खाली बैंड को चालन बैंड, ऊर्जा स्तर के जो नीचे वाला जो बैंड है उसको हम चालन बैंड बोलेंगे, और ऊपर वाला जो बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उसको हम संयोजी बैंड बोलेंगे, है ना। तो हमने लिखा है कि बहुत सारे परमाणु जो है आपस में मिलकर ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं। सभी परमाणु के जो ऊर्जा स्तर हैं वो आपस में मिलकर एक सामूहिक ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। इसी सामूहिक ऊर्जा स्तर को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखिए ऊर्जा स्तर के नीचे, ऊर्जा स्तर के नीचे के खाली बैंड को, खाली बैंड को चालन बैंड कहा जाता है। चालन बैंड कहा जाता है। तथा ऊर्जा स्तर के ऊपर का जो बैंड है, जो इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं,
तथा ऊर्जा स्तर के ऊपर के बैंड, ऊर्जा स्तर के ऊपर के बैंड जो इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। ऊपर के बैंड जो इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं को संयोजी बैंड कहा जाता है। संयोजी बैंड कहा जाता है, को संयोजी बैंड कहा जाता है। तो याद रखना, जो ऊर्जा स्तर के नीचे वाला जो बैंड है उसको चालन बैंड बोलेंगे, और ऊर्जा स्तर के ऊपर वाला जो बैंड है जो इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं उसे हम संयोजी बैंड बोलते हैं। इन दोनों ऊर्जा बैंडों के बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। इन दोनों बैंडों के बीच, इन दोनों बैंडों के बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों बैंडों के बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थों के बीच का जो अंतर है, इसी वर्जित ऊर्जा अंतराल के कारण सभी में अलग अलग होता है। चालक में अलग होगा, कुचालक में अलग होगा और अर्धचालक में अलग होगा, है ना। तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा चालक, अर्धचालक तथा कुचालक। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थों के बीच बीच के अंतर का जो कारण है, बीच जो अंतर है, अंतर का कारण यही वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थों के बीच के अंतर का जो कारण है ना, यही वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। का कारण ही वर्जित ऊर्जा अंतराल, है। ठीक है, तो याद रखना, वर्जित ऊर्जा अंतराल के कारण ही चालक, अर्धचालक और कुचालक पदार्थों में अंतर होता है। ठीक है, आगे अब चालक पदार्थ के बारे में पहले बता देते हैं, फिर अर्धचालक, फिर कुचालक के बारे में। सबसे पहले हम चालक के बारे में बताएंगे। तो लिख रहे हैं चालक पदार्थ में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। चालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। तो जो चालक पदार्थ है उसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, जिससे संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं। जिससे संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको कहा है कि यहाँ पे वर्जित अंतराल जो है लगभग शून्य के बराबर होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसी कारण संयोजी जो बैंड है वहाँ के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुँच जाते हैं। अब
मैं आपको बताने वाला हूँ अर्धचालक के बारे में। आपको डायग्राम से भी हम समझाएंगे, ठीक है। अर्धचालक के बारे में बताते हैं। अर्धचालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल इसकी तुलना में, चालक पदार्थ की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है यह चालक जो पदार्थ है उसकी तुलना में थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है अर्धचालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अर्धचालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः अर्धचालक पदार्थों के संयोजी बैंड अर्धचालक के संयोजी बैंड के ऊपर के इलेक्ट्रॉन को, संयोजी बैंड के ऊपर के इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाह्य ऊर्जा प्रदान करने पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाह्य ऊर्जा प्रदान करने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? चालन बैंड में प्रवेश कर जाता है। हमने कहा अर्धचालक के संयोजी बैंड के ऊपर के इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाह्य ऊर्जा प्रदान करने पर इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाता है। अब आता है तीसरा, कुचालक के बारे में बताएंगे। कुचालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। 5 से 15 इलेक्ट्रॉन तक होता है। कुचालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है ना, वर्जित अंतराल बहुत अधिक होता है। अंतराल लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। 5 से 15 इलेक्ट्रॉन तक होता है। मतलब यहाँ से संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए हमें 5 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाह्य ऊर्जा प्रदान करना पड़ता है, ठीक है। तो कुचालक पदार्थों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत अधिक होता है। अर्धचालक में बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और चालक में नगण्य होता है, मतलब 0 के बराबर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो चालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 होता है, मतलब बहुत कम होता है। अर्धचालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और कुचालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वह 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। अर्थात कुचालक पदार्थ के संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड तक पहुंचाने के लिए, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। पहुंचाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
चलिए हम डायग्राम से समझते हैं कि चालक, अर्धचालक और कुचालक में क्या अंतर है, किस प्रकार से रहता है ना। चलिए तो ये देखिए, सबसे पहले हम आपको चालक के बारे में बताते हैं। ये इसका है, ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ये है ना, ये कोई पदार्थ है। तो ये इसका इसको इतने एरिया को हम बोल रहे हैं संयोजी बैंड। यह इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ठीक है। ये कहलाएगा इसका संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। ये चालक है, ये चालक है, ठीक है। और ये इसका जस्ट इसके ऊपर बहुत कम ये इसका चालन बैंड है, चालन बैंड। तो आप देख रहे हो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच एकदम बहुत ही कम फासला है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, आसानी से इलेक्ट्रॉन चालन में प्रवेश कर जाता है चालक में, ठीक है। अर्धचालक में आप देखिए, ये अर्धचालक पदार्थ है, ये अर्धचालक पदार्थ में ये इसका संयोजी बैंड है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो इसका संयोजी बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये संयोजी बैंड है इसका। ये अब ये चालन बैंड है, ये है चालन बैंड। अब यहाँ पर देखो, अर्धचालक पदार्थ में संयोजी बैंड और चालन बैंड के जो बीच का जो दूरी है थोड़ा ज़्यादा है चालक के तुलना में। अर्धचालक में ये जो दूरी है, फासला, इसका जो अंतर है वो ज़्यादा है। तो इसी जो अंतर, जो फासला है, ये जो अंतर दिख रहा है, इसी को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, है ना। जो खाली जगह है ना, अंतर, संयोजी बैंड और चालन बैंड का बीच का जो अंतर है, ये एरिया, ये वाला एरिया, यही वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इसी एरिया को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो चालक में बहुत कम होता है, अर्धचालक में थोड़ा ज़्यादा होता है, और कुचालक में बहुत ज़्यादा होता है। ये जो कुचालक पदार्थ है, चलिए ये कुचालक पदार्थ है, ये इसमें ये हमारा संयोजी बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये संयोजी बैंड है, ठीक है। और ये हमारा चालन बैंड है, ये चालन बैंड। तो इसका जो फासला है बहुत ज़्यादा होता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो क्षेत्र है, इसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल इसका बहुत ज़्यादा होता है। ये एरिया जिस मामले में वर्जित ऊर्जा अंतराल लिखा है, ये एरिया, ये संयोजी बैंड है ना, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, संयोजी बैंड, ये संयोजी बैंड कहलाएगा। और ये एरिया है चालन बैंड, और इन दोनों का जो अंतर है बहुत ज़्यादा होता है। ये है कुचालक, ठीक है। तो ये चालक है, चालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच बहुत कम फासला होता है, बहुत कम दूरी होता है, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल ना के बराबर होती है। अर्धचालक में दोनों के बीच फासला थोड़ा होता है, लेकिन कम फासला होता है। लेकिन कुचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड, ये संयोजी बैंड है ना, ये संयोजी बैंड है। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच बहुत ज़्यादा फासला होता है। ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है, इनके बीच का अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, ठीक है। इस प्रकार से तीनों डायग्राम आप बना लीजिएगा।